back to Allium Chemistry, PSA series. टॉपिक इज नेचुरल प्रोडक्ट एंड बायोमोलिक्यूल. आज हम बात करने वाले हैं IIT जैम केमिस्ट्री के लिए बायोमोलिक्यूल्स और नेचुरल प्रोडक्ट के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर एंड PYQs. सो स्टार्ट फ्रॉम IIT जैम 2021. IIT जैम 2021 में जो क्वेश्चन था, यहाँ पर आपको बताना था टोटल नंबर ऑफ टेरिपीन्स या टेरिपिनोड. देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना टेरिपीन्स या टेरिपिनोड का, आपको कुछ नहीं करना होता है, सिंपली नंबर ऑफ कार्बन एटम को काउंट करें. यहाँ पर आप नंबर ऑफ कार्बन एटम को काउंट करें और उसको डिवाइड कर दें 5 से. अगर आपको होल नंबर मिल रहा है, इफ यू गेट अ होल नंबर एनी नंबर, इफ यू गेट एनी नेचुरल नंबर लाइक 1 2 3 4, ऐसा कुछ भी आपको नेचुरल नंबर मिल रहा है, नोट अ होल, सो वो आपके उतने नंबर ऑफ टेरिपिन्स बन जाएंगे. ठीक है, बिकॉज यहाँ पर सभी में बेसिक यूनिट तो टेरिपिन्स का है, आइसोप्रीन. सो मुझे क्या करना था, नंबर ऑफ कार्बन एटम को काउंट करना था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. यहाँ 10 कार्बन एटम है तो 10 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 2. सो दिस इज द टेरिपिन्स. यहाँ पर आपके पास उसने पूछा टोटल नंबर ऑफ टेरिपिन्स, तो इसमें टेरिपिन्स है. इसी तरह आप यहाँ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. यहाँ भी 10 है, डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 2. अगर आपके पास नेचुरल नंबर आ रहा है तो उतनी यूनिट्स आपके पास क्या हो जाएंगी, टेरिपिन्स की. सो आपको यहाँ पर सभी का नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करना था. नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करके 5 से डिवाइड करते तो यहाँ टोटल जो आपको नंबर ऑफ यूनिट्स मिलने वाली है 7. यहाँ 7 ऐसे केसेस आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम डिवाइड बाय 5 हो रहे हैं और सभी के अंदर आइसोप्रीन यूनिट तो प्रेजेंट है. सो ये क्वेश्चन था IIT जैम 2021 में बायोमोलिक्यूल्स या को नेचुरल प्रोडक्ट से एक नंबर का क्वेश्चन आया था, ये NAT टाइप. नेक्स्ट आता है IIT जैम 2020. सो IIT जैम 2020 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हमसे पूछा गया था द न्यूक्लियो बेस नोट फाउंड इन अ DNA में यहाँ कौन सा जो न्यूक्लियो बेस है वो प्रेजेंट नहीं है. देखिए आपके पास क्या होता है, यूरासिल की अगर मैं बात करूँ, वैसे आपने इनको लर्न भी थोड़ा कर ही रखा होगा, ये बहुत बार आता है एग्जाम में. ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप देखते हो DNA, दिस इज योर DNA और RNA, इनके अंदर DNA और RNA में कौन सा न्यूक्लियो बेस प्रेजेंट है आपको यहाँ पर ये बताना था. ठीक है, सो आप यहाँ पर देखिए जो यूरासिल होता है ना, देखो मैं आपको बताती हूँ, इसने लिखा है द न्यूक्लियो बेस नॉट फाउंड इन अ DNA में कौन सा प्रेजेंट नहीं होता है, यूरासिल. असल में क्या होता है DNA में बाकी सब सेम है, एडनिन ग्वानिन ये सब सेम रहेगा, बस यहाँ पर क्या आता है थायामीन आता है और यहाँ पर क्या आता है यूरासिल आता है. ठीक है, एडमिन ग्वानिन थायामाइन, बस ये आपको ध्यान रखना है कि DNA में यूरासिल नहीं होता, थायामाइन होता है उसकी जगह पर. RNA में एडनिन होता है, ग्वानिन होता है, यूरासिल होता है. ठीक है, और आपका साइटोसिन, ये आपका CB यहाँ पर आएगा. सो इस तरह से आपको इन्हें याद रखना था कि एडनिन ग्वानिन थायमिन और साइटोसिन ये जो आपके हैं DNA में है, RNA में एडनिन ग्वानिन यूरासिल और साइटोसिन. क्लियर. तो इस तरह से IIT जैम 20 में क्वेश्चन आया था. एक और सवाल आया था यहाँ पे कि द नंबर ऑफ हेड टू टेल आइसोप्रीन लिंकेज इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल. आपको यहाँ पर बताना था आइसोप्रीन लिंकेज के बारे में. तो देखो आइसोप्रीन का पहले तो आप बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप आइसोप्रीन का बेसिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं. सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आइसोप्रीन. क्या है, ऐसे ये हो गया आपका आइसोप्रीन का बेसिक स्ट्रक्चर. हमसे जो पूछा गया वो हेड टू टेल पूछा गया. तो उसके बाद आइसोप्रीन इज अ हेमिटेरिपिन हैविंग अ फॉर्मूला. अगर हम हेमिटेरिपिन बना लेते हैं तो इस तरह से आपका एक फॉर्मूला तैयार होता है. अब इस यूनिट में मेरे को कहाँ मिलने वाला है, 4 हेड टू टेल आइसोप्रीन लिंकेज नजर आ रहे हैं. 4 हेड टू टेल. देखो एक तो आपको ये नजर आ रहा है 1 2 3 और 4. ये नहीं है, देखो यहाँ पर आपके डबल बॉन्ड के साथ एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है. दिस इज नॉट अ आपका आइसोप्रीन लिंकेज नहीं है. आपको लिंकेज की बात कर रही है, ये तो लिंक ही नहीं कर रहा है ना. तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एक मिथाइल ग्रुप उसके साथ अटैच हो, तो यहाँ तो अटैच है नहीं ना, तो लिंकेज आपके पास टोटल यहाँ पे 4 थे. तो IIT जैम 2020 में जो क्वेश्चन था, द राइट आंसर इज 4. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 19 में. अब देखो 19 में क्या क्वेश्चन आता है. सबसे पहले उसने हमसे पूछा द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के बारे में. अब मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के बारे में बता देती हूँ. देखो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का क्वेश्चन है तो बहुत इजी है. क्या करना होता है आपको, जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 5 प्राइम है तो 5 प्राइम का कॉम्प्लीमेंट 3 प्राइम आएगा. ए का जो कॉम्प्लीमेंट आता है टी का कॉम्प्लीमेंट कौन होता है A, G का कॉम्प्लीमेंट C का कॉम्प्लीमेंट G और T का कॉम्प्लीमेंट A और 3 प्राइम का अगेन 5 प्राइम. तो मेरे पास ये कुछ मेरे कॉम्प्लीमेंट बन जाते हैं. तो अभी आपको ऑप्शन चेक करना था यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा. सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा
3TACG5 या ए इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पर आपका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड में ए ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सो IIT JAM 2019 का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी IIT JAM 2019 का है। उसने क्या है कि द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज आर, आपको करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना था। तो देखो क्या है इस स्टेटमेंट में, उसने क्या क्या हमें स्टेटमेंट दे रखी है, हम पहले सारी स्टेटमेंट को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट मिनट। ओके, सो देखो उन्होंने कहा है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीपेप्टाइड डिस्क्राइब द नंबर एंड द टाइप ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यू। यूरासिल इज अ पिरिमिडियन न्यूक्लियोबेस बता रहा है। और उसके बाद उसने हमें कहा है कि नेचुरली फैटी एसिड्स जो होते हैं हमारे, जितने भी नेचुरल फैटी एसिड्स होते हैं, हैविंग द ओड नंबर। ये तो बिल्कुल गलत है, देखो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। आप यहाँ पे शॉर्ट बनाकर लिख लेना कि जितने भी मेरे नेचुरल फैटी एसिड्स होते हैं, द नेचुरल फैटी एसिड, जितने हमारे नेचुरल फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं वो सब में क्या होता है, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं। यही तो आइडेंटिफिकेशन है इसकी, इवन नंबर। अगर मैं बात करती हूँ फैटी एसिड, नॉर्मल फैटी एसिड की, अगर हम नॉर्मल फैटी एसिड का जिक्र करेंगे तो वहां पर आता है आपका ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट गलत है। हालांकि अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में जिक्र करूँ तो उसने फर्स्ट स्टेटमेंट कहा है कि द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर। वो तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर पॉलीपेप्टाइड चेन एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन अ प्राइमरी स्ट्रक्चर, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भाई वो तो हमें ये बताता है कि कौन सा बॉन्ड किससे, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बताएगा वहाँ पे। और ये बता रहे हैं कि डिस्क्राइब द नंबर एंड टाइप ऑफ अमीनो एसिड, ये नहीं होता, वो बॉन्डिंग के बारे में बताता है। ये ध्यान रखिए, प्राइम जो आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो एक्सप्लेन करता है प्राइमरी स्ट्रक्चर की बॉन्डिंग की, मतलब उसकी तरह एक्सप्लेन करेगा कितने बॉन्डिंग प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरा वो ये बता देगा कि अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ कैसे इंटरेक्ट है थ्रू द H बॉन्डिंग, ये आपको बताता है। सो ए वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है और अभी तक मुझे सी भी गलत लगी है। हालांकि बी बिल्कुल करेक्ट है, यूरासिल इज अ पिरामिडियन न्यूक्लियोबेस, ये बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल ही करेक्ट है। द रिएक्शन ऑफ द डी ग्लूकोज विद द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव अ प्रोडक्ट ऑफ अ डी फ्रक्टोज डी मैनोज एंड द ग्लूकोज। तो अगर इस स्टेटमेंट को भी देखना चाहूँ, अगर मैं डी फ्रक्टोज, उसने क्या कहा, द रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज विद द कैल्शियम ऑक्साइड। आपने डी ग्लूकोज की रिएक्शन कराई कैल्शियम ऑक्साइड से, आपको एक प्रोडक्ट मिलता है जिसमें डी फ्रक्टोज है, मेनोज है, डी ग्लूकोज है। हाँ, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास यही मिलने वाला है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट में यहाँ पर हमारा बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। 2019 का क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, इन द फॉलोइंग रिएक्शन डी ग्लूकोज प्रोडक्ट पी इज फॉर्म्ड आपको मिल रहा है। और अगर आप यहाँ पर देखिए ब्रोमीन वाटर हो रहा है, यहाँ पर स्टेप नंबर 1 देखो, स्टेप नंबर 1 में क्या हो रहा है, ब्रोमीन वाटर की बात हो रही है। और अगर मैं ब्रोमीन वाटर की बात करूँ तो आप समझ गए होंगे, दूसरा स्टेप है फेंटन्स रिएजेंट का। तो कहीं ना कहीं ये कौन सी रिएक्शन है, दिस इज द रफ डिग्रेडेशन। ये रिएक्शन आपको एकदम से याद आ जानी चाहिए, दिस इज द रफ डिग्रेडेशन, जिसमें क्या होता है, इसने कहा कि आपके पास डी ग्लूकोज होगा, उसके अंदर आप रफ डिग्रेडेशन कर रहे हो, बट आपको क्या मिल रहा है, पी प्रोडक्ट। अब यहाँ पर और अच्छी बात समझने की थी, आप सोचेंगे कि डी ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम होते हैं तो प्रोडक्ट में 5 मिलने चाहिए थे, ऐसा नहीं है जी। यहाँ पर आप देखिए, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द वन विच विल गिव द सेम प्रोडक्ट, इनमें से कौन सा होगा जो सेम प्रोडक्ट बना कर देगा, ठीक है। उसने हमसे ये पूछा कि इनमें से कौन सा होगा जो आपका सेम प्रोडक्ट बना कर देगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना था यहाँ पे, आधे बच्चे तो इसी तरह गलत कर आए होंगे, उन्होंने ये देखा कि यहाँ तो 5 है तो कोई भी आंसर नहीं होगा। देखो यहाँ पर ये रिएक्टेंट है मेरे इस वक्त, इनमें से मैं किसका यूज करूं, हालांकि जो मेरा करेक्ट आंसर है वो बी है, हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, मेनोज का। मेनोज क्या होता है, बिल्कुल आपके मेनोज और डी ग्लूकोज की प्रॉपर्टी सेम है। तो मेनोज जो होता है मेरा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेनोज। अगर मैं मेनोज का यूज करती हूँ, यही रिएक्शन, यानी अगर मैं मेनोज की रफ डिग्रेडेशन कराती हूँ तो मुझे पी नाम का प्रोडक्ट मिलेगा, या अगर मैं डी ग्लूकोज की रिएक्शन कराती हूँ रफ डिग्रेडेशन तो मुझे पी टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर बी था। तो क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एंड साथ साथ देखो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रही है तो आप बेझिझक इसे लाइक करें। चैनल पर अगर नए हैं तो अलियम केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब भी करें। So R2-methyl 1-butanol has a specific rotation of 13.5 degree and the specific rotation of the 2-methyl butane, इसके लिए हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो हमसे इसमें क्या कहा गया है, स्पेसिफिक रोटेशन के बारे में हमें बता दिया, बड़ा इजी क्वेश्चन है, एनएटी टाइप था। हमें स्पेसिफिक रोटेशन दे दिया, आप ऐसे लिख लें यहाँ पे, स्पेसिफिक रोटेशन।
बच्चों जो आपको यहाँ स्पेसिफिक रोटेशन दे रखा है किसके लिए दिया है, आर के लिए दे रखा है, कितना 13.5 डिग्री, यू विल बी राइट दैट 13.5 डिग्री। क्लियर। उसके बाद उसने हमें कहा कि हमें ऑप्टिकल रोटेशन से पहले हमें सिर्फ इतना कह दिया कि जो एस प्रेजेंट है, एस कितना प्रेजेंट है, 40% एस प्रेजेंट है, तो कन्फर्मली आपका आर कितना प्रेजेंट होगा, 60% प्रेजेंट होगा, है ना। उसके बाद मेरे को ई निकालना है। एनाइसोमेरिक एक्सेस कैसे निकाला जाता है, एनाइसोमेरिक एक्सेस बड़ा सिंपल है, निकालने के लिए आप क्या करते हो, जो ज़्यादा होता है आर माइनस एस कर देंगे, तो आर कितना है 60 माइनस के 40 इज इक्वल टू 20। एनाइसोमेरिक एक्सेस आपका 20% आ गया, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला होता है एनाइसोमेरिक एक्सेस का जो फॉर्मूला है, दिस इज द ऑप्टिकल रोटेशन डिवाइड बाय स्पेसिफिक रोटेशन इनटू 100। क्लियर। सो आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, ऑप्टिकल रोटेशन, वही आपको इसके लिए ऑप्टिकल रोटेशन फाइंड आउट करनी है, वही आप यहाँ पर समझ सकते हैं। एस के लिए फाइंड आउट करना है ना, हमें आर के लिए दे रखा था, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर ऑप्टिकल रोटेशन किसके लिए, एस के लिए कितना निकले कर आएगा, एनाइसोमेरिक एक्सेस को स्पेसिफिक रोटेशन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय क्या करेंगे 100। तो एनाइसोमेरिक एक्सेस कितना है आपके पास, एनाइसोमेरिक एक्सेस है 20। स्पेसिफिक रोटेशन कितना है, स्पेसिफिक रोटेशन आपको दे रखा था 13.5 डिग्री, सो यू विल बी पुट दैट 13.5 डिग्री और उसको 100 से डिवाइड कर देंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो आई थिंक आपका आंसर 2.7 आना चाहिए। सो द राइट आंसर इज 2.7। सो यहाँ पर IIT JAM 2000 है, तो ये 19 का क्वेश्चन है, ठीक है, 19 का क्वेश्चन है, इसे थोड़ा ठीक कर लेना, यहाँ पे ना 19 आएगा, IIT JAM 2019 का क्वेश्चन है ये। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, ये क्वेश्चन है IIT JAM 2018 का। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, IIT JAM 2018 के क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि आपको डी ग्लूकोज का C2 एपिमर करना है। तो मैं डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना देती हूँ सबसे पहले, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। अब यहाँ पे लिखना CH2OH और ऊपर आ जाएगा आपका OH। क्लियर। यहाँ पर आ जाएगा आपका H, यहाँ पर आ जाएगा OH, OH, देयर विल बी द H, H, OH एंड H। अब इसका क्या करना है, C2 एपिमर। देखो C2 एपिमर का मतलब होता है कार्बन 2 की पोजीशन को चेंज कर दो, ये ज़्यादा दूर चलेगा, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, इसकी पोजीशन को चेंज कर दो, इसकी पोजीशन को चेंज करोगे देन आपको क्या मिलेगा, यहाँ CHO मिलेगा, यहाँ H मिलेगा और इधर OH आएगा। हालांकि ये किसका स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल मैनोज का होता है। ये किससे मैच करेगा जी, मैनोज के साथ मैच करेगा। अगर आप मैनोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैनोज, सिर्फ C2 एपिमर का डिफरेंस आता है। तो यहाँ पर आंसर आएगा डी मैनोज, डी मैनोज इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर। सो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट tetrapeptide that give the following product on the reaction with a Sanger reagent followed by the hydrolysis। इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस करना है, मैं इसका आपको डिटेल सोल्यूशन करा देती हूँ। देखो यहाँ पर आपको सैंगर रिएजेंट के बारे में बात कर रहा है, तो हम यहाँ पर करते हैं सबसे पहले सैंगर रिएजेंट के लिए, अगर हम सैंगर मेथड कर रहे हैं तो सैंगर रिएजेंट क्या होता है, शायद आपको याद होगा सैंगर रिएजेंट जब हमें सैंगर मेथड्स कराना होता है तो वहाँ पर हम अपना जो रिएजेंट यूज़ करेंगे, दिस इज अ 2,4-डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन, वी विल यूज द फ्लोरोबेंजीन, आप इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। होगा क्या, जैसे कि आपके पास दे रखा है यहाँ पर कुछ भी आपको अमीनो एसिड्स दे रखे हैं, आपको एक चेन दे रखी है लाइक दैट, उसमें ग्लाइसिन है, एलालाइन है, वेलिन है, इस तरह से बनाकर उन्होंने दे रखा है, इस तरह से एक चेन बनाकर दे रखी है। सो व्हाट यू डू दैट, आप यहाँ पर आपको देखना जो है, आपने कोई भी स्ट्रक्चर बनाया, सपोज मैंने यहाँ पर अपने अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो होगा क्या कि एन टर्मिनल रिएक्शन है। ये कैसी रिएक्शन है, एन टर्मिनल, यानी कि यहाँ पर जो ब्रेक होगा ना वो एन टर्मिनल से ब्रेक होगा, जो एलालीन का एन टर्मिनल होगा वो यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक किया जाएगा। ये मेजर पॉइंट है इसका, अगर ऐसा है तो एलालीन से चेन आपकी ब्रेक होती है, ना कि एस्पिरिटीन से, ना ही एस्पिरिन से, यहाँ से जो चेन ब्रेक होगी वो एलालीन से ब्रेक होगी। और फाइनली आपको मिलेगा क्या, इसका आप मैकेनिज्म अगर आप देखना चाहते हो तो इसका मैकेनिज्म के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इसके लिए एक पूरा बायोमोलिक्यूल्स का थ्योरी सेक्शन में इसका मैकेनिज्म आपको प्रोवाइड करा दूंगी। बस मैं आपको इतना बताना चाहूँगी फिलहाल कि आपके पास जो भी यहाँ पर एसिड होगा, जैसे आपने ग्लाइसिन यूज़ किया है या कोई भी, तो ग्लाइसिन का जो एन टर्मिनल होगा, मीन्स आपके पास जैसे ग्लाइसिन होगा तो वहाँ पर ऐसे होगा, ये NH होगा, इस NH के साथ आपका एलालीन कनेक्ट होगा, उसके साथ वेलाइन कनेक्ट होगा, फर्दर इसके साथ आपका यहाँ पर CH2 होगा, ये मेरे अमीनो एसिड है। सो यहाँ पर नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं वो मेरे 2,4-डाइनाइट्रो पर क्या करते हैं, अटैक करेंगे, क्योंकि फ्लोरो इज अ बेस्ट लिविंग ग्रुप, बाहर निकलेगा, इस तरह से रिएक्शन होगी और फाइनली आपको मिलेगा क्या, यहाँ से फाइनली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पर CONH का, ये बॉन्ड अलग निकल जाएगा। तो हमेशा एलालीन से ब्रेकेज आ जाता है, इसलिए यहाँ पर A and D इज द राइट आंसर। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डाइपेप्टाइड दैट कुड बी ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ फिनाइल एलानिन विद द ल्यूसाइन। सो मैंने यहाँ पर अभी फिनाइल एलानिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, ल्यूसाइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। आपको आना चाहिए, अगर आप मैथ बैकग्राउंड से है तो आपको दिक्कत हो सकती है, लाइक मुझे भी होती है बहुत। मैंने इसीलिए पहले से स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। उसके बाद क्रॉस रिएक्शन यहाँ पर क्या है कि एक कायरल सेंटर आपका ये है, दूसरा कायरल सेंटर ये है। अब दोनों कायरल सेंटर में अगर हम रिएक्शन कराते हैं, अगर हम बोलते हैं कि नेचुरली है, तो क्रॉस रिएक्शन हो सकती है और आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर मैं ऐसा कहती हूँ कि यहाँ पर सेल्फ रिएक्शन, मतलब ये अपने आप भी रिएक्शन करनी स्टार्ट कर दे, सेल्फ रिएक्शन करे। सेल्फ रिएक्शन में क्या होगा कि देखो 2 ये प्रोडक्ट देगा और 2 ये प्रोडक्ट देगा, तो 4 आपको आंसर मिल सकते हैं। अच्छा, अगर ये कहते हैं कि इसकी भी डी और एल एग्जिस्ट करती है और इसकी भी डी और एल एग्जिस्ट करती है, तो कितने प्रोडक्ट मिलेंगे आपको? 8 प्रोडक्ट मिलेंगे। तो इसका आंसर अलग अलग है, उसने सिर्फ यहाँ लिखा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डाइपेप्टाइड दैट कुड बी ऑब्टेन। कितने मिल सकते हैं आपको? 8 और 4 12 और 2 14। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो 14 आना चाहिए, क्योंकि इसने हमसे यही कहा है ना कि हमें क्या लेना होगा, एक बार क्रॉस रिएक्शन हो सकती है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन आप जो कराते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्योंकि कायरल सेंटर है, अगर मैं इनको देखती हूँ तो सेल्फ रिएक्शन करता है, ये आपस में अपनी रिएक्शन करा रहा है तो आपको 2 प्रोडक्ट मिलेगा, ये अपनी रिएक्शन कराएगा तो 2 प्रोडक्ट मिलेगा। हालांकि अगर मैंने इनका डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन ले दिया तो मुझे 8 प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल 14 बन रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, द नंबर ऑफ रिड्यूसिंग शुगर अमंग द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे बतानी है कितनी नंबर ऑफ रिड्यूसिंग शुगर अवेलेबल है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रिड्यूसिंग शुगर के बारे में आपको बताना है। सो देखिए, रिड्यूसिंग शुगर के लिए आप क्या देखते हो? सिर्फ 2 चीजें सो आप देखते हो, 2 भी क्या है कि देखते हो आपको, एक तो हेमी एसिटल चाहिए, या तो आप हेमी एसिटल को देखना स्टार्ट कर दो, या फिर दूसरा है कि आप फ्री OH को देख। एक ही बात है, फ्री OH या हेमी एसिटल, एसिटल नहीं, फ्री OH या हेमी एसिटल के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, एक सेकेंड, तो हमें यहाँ पर बताना है कि हमारे पास कितने ग्रुप प्रेजेंट है। सो देखो यहाँ पर आपको जो हेमी एसिटल की अगर हम बात करते हैं, हेमी एसिटल, वेयर इज द कर्सर, यस। सो अगर मैं इस ग्रुप को देखूं अच्छे से, ये ग्रुप आपका हेमी एसिटल है, या दिस इज द हेमी एसिटल, इसके पास हेमी एसिटल है। आप अच्छे से देखिएगा, आपको मिलेगा यहाँ पर फ्री OH अवेलेबल है, OR इधर आपका ये इस वाले कार्बन को चेक करें, ये आपका हेमी एसिटल प्रोवाइड करा रहा है। उसके बाद ये वाला नहीं करा रहा क्योंकि वो एमी है, यहाँ पर तो फ्री OH ही नहीं अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर मैं इसके बारे में बात करती हूँ तो ये वाला प्रोवाइड करा रहा है आपको, नहीं बच्चे यहाँ भी OMe है, ये भी नहीं करा रहा है। अगेन दिस इज नॉट, ये वाला इसमें है, इसमें फ्री OH अवेलेबल, आपको फ्री OH अवेलेबल देखनी है, O ग्रुप के साथ OH अवेलेबल होना चाहिए, फिलहाल है तो ये आपका होगा। एंड यहाँ पर अगर आप नोटिस करते हो तो यहाँ भी आपको O के साथ OH, बिल्कुल बिल्कुल ये 3 आएगा जी, इसका आंसर 3 आएगा। यहाँ पर आपके पास फ्री OH, आपको ये देखना होता है OR ग्रुप के साथ, ये देखो O है, इसके इधर सारा का सारा R ग्रुप है, इससे नेक्स्ट वाले कार्बन पर OR जिस कार्बन से कनेक्ट है उसके पास OH होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ 3 केस मुझे ऐसे मिले, क्योंकि इसमें भी O से नेक्स्ट पर OMe ये गलत कनेक्ट कर रखा है, O से नेक्स्ट कार्बन पर OMe गलत है, O से नेक्स्ट कार्बन पर OMe गलत है। सो ये गलत आंसर है, 3 इज द राइट आंसर, इसमें सिर्फ 3 ही केस एग्जिस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है द मोस्ट बेसिक एमिनो एसिड अमंग द फॉलोइंग। तो ये तो देखो मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं, तो ये तो आपको ऐसे ही याद होगा, एर्जिनिन होता है जो सबसे ज़्यादा मोस्ट बेसिक होता है, इसके पास NH2 की जो यूनिट होती है बहुत सारी होती है, मतलब नाइट्रोजन बहुत सारा प्रेजेंट है, नाइट्रोजन है तो इसके पास लोन पेयर है, दैट्स व्हाई दिस इज द मोर बेसिक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, दिस इज द मल्टी सेलेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये आपका। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि आपको बताना है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, आपको बताना है ओसाजोन के डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग, ठीक है, ओसाजोन डेरिवेटिव अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड whose ओसाजोन डेरिवेटिव will have the same melting point that of XR। अच्छा, आपने डी ग्लूकोज को लिया यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझिए। हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमारे पास एक डी ग्लूकोज के बारे में देखो, उसने कहा कि आपके पास डी ग्लूकोज है, ठीक है, और अगर मैं डी फ्रक्टोज यूज करती हूँ, अगर मैं डी फ्रक्टोज यूज करती हूँ बेसिक मीडियम में, ठीक है, डी फ्रक्टोज यूज करेंगे बेसिक मीडियम में, तो भी आपकी यही रिएक्शन आने वाली है, ओसाजोन मिलेगा, मिलेगा जी मिलेगा, ठीक है, तो डी फ्रक्टोज तो देगा, ठीक है, तो 20 तो इसका आंसर आएगा। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट देखती हूँ, डी फ्रक्टोज के बाद उसका टोटोमेरिज्म मैनोज भी देगा, सो मैनोज भी आपको मिलेगा। ये नहीं मिल सकता, सिर्फ ये नहीं आपको ओसाजोन प्रोडक्ट देगा, बाकी ये तीनों देंगे।
अगर आपने ओसाजोन वाली रिएक्शन की है जिसके अंदर हम फिनाइल हाइड्रोजन को डालते हैं तो ओसाजोन प्रोडक्ट बनता है। फिनाइल, ये जो आपकी रिएक्शन होती है ओसाजोन के अंदर कार्बन 1 और कार्बन 2 पर रिएक्शन होती है, और यहाँ पर ये वाला नहीं आपका आंसर देने वाला है, ये वाला नहीं आपको देगा। सिर्फ आंसर कौन देगा? आपका मेनोज देगा। ठीक है, आपको मेनोज देगा रिएक्शन, आपको डी ग्लूकोज तो ऑब्वियसली देगा, डी ग्लूकोज तो देगा ही देगा। ठीक है, या डी एल जो भी कहें। ठीक है, उसके बाद आपके पास फ्रक्टोज भी देगा। तो ये सब आपको ओसाजोन प्रोडक्ट देते हैं, ये नहीं देता। ग्लूकोज देता है, फ्रक्टोज देता है, मेनोज देता है, ये तीनों देते हैं, बाकी वो वाला आपको नहीं देने वाला है। ठीक है, इन अ बेसिक मीडियम। सो इसका आंसर आएगा ABC इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द कायरल कंपाउंड। अभी अभी कराया मैंने आपको। देखो स्पेसिफिक रोटेशन आर के लिए कितना दे रखा है? स्पेसिफिक रोटेशन आप इसको ऐसे लिख दें, स्पेसिफिक रोटेशन आर के लिए 48 दे रखा है आपको। जो द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द सैंपल कंपाउंड द एस की वैल्यू कितनी दे रखी है? 25% दे रखी है। तो आर का वैल्यू कितना होगा? 100 में से 25, दैट्स योर 75% होगा। फिर मेरे को एनेंशियोमेरिक एक्सेस निकालना होता है। एनेंशियोमेरिक एक्सेस का फॉर्मूला क्या है? ज्यादा में से कम, तो 75 में से 25 माइनस करेंगे, यू विल बी गेट 50 आंसर आ जाएगा आपका 50%। ठीक है, एनेंशियोमेरिक एक्सेस का जो फॉर्मूला होता है, एनेंशियोमेरिक एक्सेस का क्या फॉर्मूला है आपके पास? एनेंशियोमेरिक एक्सेस का है ऑप्टिकल रोटेशन, या जो भी आप बोलना चाहे, स्पेसिफिक रोटेशन एक ही बात है। पर्टिकुलर इस बार हम एस के लिए बात करें। नीचे आ जाएगा स्पेसिफिक रोटेशन किसके लिए? आर के लिए, इनटू में आ जाएगा 100। ठीक है, एनेंशियोमेरिक एक्सेस आपके पास 50%, और ऑप्टिकल आपको रोटेशन निकालना है एस के लिए, और स्पेसिफिक है आपके पास 48 डिग्री, इनटू में क्या करना है आपको? 100 करना है। सो आप इसे सॉल्व करेंगे, 50 इंटू 40 डिवाइड 48 है ना, और डिवाइड बाई 100, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 पे, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा 24। सो यू विल बी गेट 24। सो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 24 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी -4। आपको इसमें बताना था कि कौन सा जो आपका यहाँ पे रिएक्टेंट है, मीन्स आपका यहाँ पे कौन सी शुगर टॉलिन टेस्ट को नेगेटिव देती है। सो दैट अभी आप देखिए टॉलिन टेस्ट को नेगेटिव ग्लूकोज है, पॉजिटिव देगा। इवन आपका मेनोज भी पॉजिटिव देता है, ग्लैक्टोज भी पॉजिटिव देता है। सिर्फ सुक्रोज जो होती है, दिस इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये कैसी होती है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। वाई? बिकॉज दे हैव अ नॉट फ्री OH, इसके पास फ्री OH अवेलेबल नहीं होता, जिसकी वजह से ये आपको टॉलिन टेस्ट नेगेटिव देती है। सो दिस इज द राइट आंसर, सुक्रोज इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म सेम प्रोडक्ट ओसाजोन ऑन द रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजन के साथ, वो भी एक्सेस में। सो देखिए हमारे पास जब हम ओसाजोन की बात करते हैं तो ओसाजोन में हमने बताया आपको, ओसाजोन की जो रिएक्शन होती है कार्बन 1 पे होती है और कार्बन 2 पर होती है। कोई कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 किसी पर भी इफेक्ट नहीं होने वाला है। सो क्लियर है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं, आपको जो रिएक्शन मिलने वाली है सेम प्रोडक्ट की बात कर रहा है। सेम के लिए यानी कार्बन और कार्बन 1 कार्बन 2 सेम होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर आपका कार्बन 1 CHO है और कार्बन 2 OHH है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कुछ नहीं है। कार्बन 1 और कार्बन 2 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है कि कार्बन 1 सेम है पर कार्बन 2 डिफर है, तो ये आपका नहीं देने वाला है। यहाँ पर बिल्कुल सेम है और इसे भी आप अरेंज करके बना सकते हैं। सो जो आपका करेक्ट आंसर आएगा ACD इज द राइट आंसर, A, C and D। यहाँ पर ACD क्यों राइट आंसर है? बिकॉज ओसाजोन जो है वो रिएक्ट करता है कार्बन 1 पे एंड कार्बन 2 पर। सो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? देखो उन्होंने लिखा है कि नेचुरली अकरिंग DNA एज अ बीटा कॉन्फिगरेशन, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, बिल्कुल करेक्ट है ये। नेचुरल अकरिंग जो हमें DNA होता है उसमें बीटा कॉन्फिगरेशन होती है। द न्यूक्लिक एसिड आर डेराइव फ्रॉम प्रोटीन, ये बिल्कुल गलत है। न्यूक्लिक एसिड आर द नेचुरल, ये नेचुरल होता है, प्रोटीन से थोड़ी बनता है वो, उसमें अपने होती है। ठीक है, उसके न्यूक्लियोबेस फॉस्फोरिक एसिड एंड रिड्यूसिंग शुगर राइबोज या डीऑक्सी राइबोज। प्रोटीन स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, गलत बात है। कौन करता है? DNA आपका क्या करता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। विटामिन जनरली एक्ट एज अ एंजाइम, ये भी गलत है। इसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट है, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अभी देखो मैंने आपको बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट बायोमोलिक्यूल्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हैं। इवन कुछ यहाँ से आपको एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे, इसी टॉपिक से, इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड इफ़ यू अगर आप इस वीडियो पर 100 से ज़्यादा लाइक करते हैं तो आपको इसका नेक्स्ट पार्ट यानी किसी और टॉपिक पर भी रिएक्शन, किसी और टॉपिक पर भी आपको मेरे ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, PSA सीरीज का 3rd पार्ट। तो मैं चाहूँगी आप जल्दी से 100 लाइक तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें अलियम केमिस्ट्री चैनल को। थैंक यू सो मच।